तो आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कैश ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे एडवांटेज क्या है इसके, फिर हम बात करेंगे कैश ट्रांजैक्शन के डिसएडवांटेज क्या है, फिर हम बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने कौन से रूल्स रिसेंटली लेके आई है जिससे कि कैश ट्रांजैक्शन को डिस्करेज किया जा सके। फिर हम देखेंगे कि कैशलेस इकोनॉमी क्या है, इसका क्या बेनिफिट है। इसके बाद हम बात करेंगे गवर्नमेंट की तरफ से क्या एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं जिससे कि अपनी जो कैश वाली जो इकोनॉमी है इसको कैशलेस इकोनॉमी में कन्वर्ट किया जा सके। क्योंकि ऑनलाइन जो पेमेंट है ये वाला जो मोड है ये आसान है, ये बहुत इंस्टेंट होता है, टाइम का इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। इस वजह से नो डाउट जिस तरीके से अभी कोरोना पीरियड में हमें सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत थी, तो उसमें कॉन्टैक्टलेस और सेफ हमें एक मोड चाहिए था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पिछले 2-3 साल में ये एक नीड ऑफ द आवर बन गया है, ये एक ज़रूरत बन गई है। तो इसीलिए जो डिजिटल पेमेंट मोड है इसकी पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। फिर भी इंडिया में आज भी कई लोग जिनको कह सकते हैं कि थोड़ा सा पुराने ख्यालों वाले लोग हैं, उनको कैश ही वो प्रेफर करते हैं, वो उसी में कंफर्ट फील करते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया में जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो कैशलेस इकोनॉमी है, उसने पूरी तरह से कैश ट्रांजैक्शन को डोमिनेट कर लिया है या उसको रिप्लेस कर दिया है। अभी भी काफ़ी सारे लोग हैं जिनको कि इस कैशलेस इकोनॉमी में या जो मोबाइल बैंकिंग है इसमें लाना बाकी है। फिर जो बिजनेस पर्सन हैं उनको तो इस चेंजिंग सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना ही चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हम भले ही कैशलेस इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, हम उस तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ एडवांटेज हैं। इसमें सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि कैश वाले मोड में हमारे जेब से हमें पैसे देने हैं, तो हमें किसी को कोई फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई सर्विस चार्ज की इसमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात कि इसमें कोई आइडेंटिटी का थेफ्ट नहीं है। हम मार्केट जाएंगे और 10 लाख का भी मान लीजिए अगर हमने कैश ट्रांजैक्शन किया, सामान लेकर के वापस आ गए, अब वहाँ अगर हमसे उसने कोई मोबाइल नंबर हमने उसको नहीं दिया है ना, अपना नाम वगैरह कुछ नहीं बताया, तो उसके पास अब कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि वो मेरे तक पहुंच सके, है ना, और मेरी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऑनलाइन वाले मामले में ऐसा है नहीं। हम रिसेंट में पिछले 4-5 सालों में आपने कई ऐसे केस सुने होंगे कि जिसमें डिजिटल फ्रॉड हुआ, या जो अकाउंट है उसमें कुछ फ्रॉड हो गया, उसमें अकाउंट से पैसे चोरी हो गए, या जो डिजिटल पेमेंट ऐप हैं कार्ड के यूज़ में इस तरीके का कुछ ना कुछ थेफ्ट आपने ज़रूर सुना होगा। तो इस तरीके से जो एनोनिमिटी है जो है वो एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एडवांटेज है किसमें, जो कैश पेमेंट होता है। जैसे मैं यहाँ पे अब ये चीज़ आपको नोट्स में नहीं मेंशन करना अपने, मैंने जस्ट यहाँ पे ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए दे दिया है। 24 अक्टूबर 2019 उदयपुर का एक केस है जिसमें एक IAS ऑफिसर लेडी हैं और इनके साथ ये फ्रॉड हुआ। उनके पास एक फेक KYC आता है, लिंक आता है कि आप अपडेट करिए अपना, और उसमें उन्होंने क्लिक कर दिया। उसके बाद फिर उनके अकाउंट से 6 लाख रुपए चले गए। तो उन्हीं का यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से निकाला है और ये दिया है। तो ये जो एक केस है, इस तरीके के आपने भी कई केस सुने होंगे। तो ये एक कहना चाहिए कि ये राइट टू प्राइवेसी का ब्रीच यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर इसके बाद कैश में जो ट्रांजैक्शन होता है तो छोटे स्केल पे हम कह सकते हैं कि ये काफ़ी सिंपल होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। लेकिन जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है उसमें थोड़ा सा आपको चीज़ें ठीक से क्लिक करनी होती हैं। कई बार ऐसा ना हो जाए कि आपने अकाउंट नंबर ही गलत डाल दिया और पेमेंट कहीं का कहीं पहुंच जाए, है ना। तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है। फिर जो लोग इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो उन लोग को अपना सारा जो एक्सपेंडिचर है वो सारा कुछ
कहाँ कैसे हुआ उसको मेंटेन करके रखना पड़ता है, उसको मैनेज करना होता है, अकाउंटिंग उसकी करनी होती है। तो ये एक बड़ा मतलब कहना चाहिए कि टीडियस टास्क होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एज कम्पेयर टू जो कैश ट्रांजेक्शन है वहाँ पे ये थोड़ा सा नहीं रहता है, छोटे स्केल पे तो कम से कम नहीं रहता है। फिर इसके बाद मान लीजिए आप मार्केट गए, शॉपिंग कर रहे हैं और आपका मोबाइल खो गया। अब आप कैसे पेमेंट करोगे भाई? और आप किसी दोस्त को कॉल भी नहीं कर सकते, मोबाइल ही खो गया आपका, तो है ना। आपका मान लीजिए आप कार्ड नहीं रखते, या अगर आप मान लीजिए कार्ड रखते हैं, है ना, आप कार्ड रखते हैं, कार्ड खो गया आपका, आप बताइए। अब ऐसे तो आप कह सकते हैं कि नहीं कैश भी खो गया, हाँ कैश भी खो सकता है ना, लेकिन एटलीस्ट जो मोबाइल में जो हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम कुछ अलग से कैश लेकर के चलते हैं, तो वो एक बैकअप की तरह काम करता है ना। अलग से कैश लेके चलते हैं तो बैकअप की तरह काम करता है। तो हमें टेक्नोलॉजी पे सर्वर डाउन हो गया मान लीजिए, है ना, हमने ज़्यादा पेमेंट कैश नहीं लिया हुआ, सर्वर ही डाउन हो गया, ये भी हो सकता है। तो टेक्नोलॉजी की मर्जी पे थोड़ा हमें रहना पड़ता है। एक ये इसका कैश वाले में ये एडवांटेज है कि वहाँ पे ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं कि कैश मोड का क्या डिसएडवांटेज है। और अगर देखिए एक नेशन के हिसाब से बात करें, अगर गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैश जो ट्रांजैक्शन है उसके तो डिसएडवांटेज काफ़ी ज़्यादा हैं। लेकिन अगर अभी हम इंडिविजुअल लेवल पे भी अगर बात करें तो इसके डिसएडवांटेज हैं। जैसे पहला तो यही है कि आप मार्केट में 10-50 लाख रुपए लेके थोड़ी जा सकते हो, तो उसको भी तो फिर सेफ रखना पड़ेगा ना, उसकी भी तो सिक्योरिटी की चिंता करनी पड़ेगी। वहीं पे अगर आप ऑनलाइन मोड यूज करते हैं, मोबाइल बैंकिंग यूज करते हैं, तो आपके पैसे बैंक में, अब ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो सेव करके रखे। तो एक तो ये हो गया जो डिसएडवांटेज है कैश ट्रांजैक्शन का, वही एडवांटेज किसका है? कैशलेस इकोनॉमी का। फिर दूसरा ये है कि ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है कैश में। तो मैंने जैसे ऊपर अभी बताया कि जो लोग इनकम टैक्स फाइल वगैरह करते हैं तो उनके पास ये जब कुछ रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा तो वो कैसे उसको फिर ट्रैक कर पाएंगे। तो इस तरीके से उनको एक्सपेंडिचर को एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा ऑनलाइन में, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर इसके बाद जब कभी हम आउट ऑफ कैश हो गए, मान लीजिए हम शॉपिंग करने जा रहे हैं और हमारा जो एस्टिमेट था उससे ज़्यादा हमने परचेज कर लिया, अब पेमेंट करनी है और कैश हम लेके आए थे लिमिटेड, अब क्या होगा? तो वहाँ पे अगर हमारे पास ऑनलाइन बैंकिंग है, हम मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर रहे हैं, हम ये कैशलेस इकोनॉमी वाले मोड में आ चुके हैं, तो वहाँ पे हमें दिक्कत नहीं होगी क्योंकि हमारे पास हमारा एक्सेस है, ऑनलाइन एक्सेस है हमारे कैश तक। फिर इसके बाद वही बात हो गई कि ज़्यादा पेमेंट लेकर के आप नहीं ट्रेवल कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा वही एक खतरा है, तो कन्वीनियंट नहीं होता, कन्वीनियंट भी नहीं होता और सेफ भी नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन मोड के जो बेनिफिट्स हैं या जो कैश ट्रांजैक्शन के डिसएडवांटेज हैं वो उसके एडवांटेज से ज़्यादा हैं, और इसीलिए हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाना चाह रहे हैं। अब देखिए रिसेंट में गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रूल्स जो आए हैं और कुछ पहले से भी हैं जो हमें पता होने चाहिए, है ना। जब कैश ट्रांजैक्शन की बात हो रही है तो ये रूल्स पता होने चाहिए। तो मैंने इनको 5 कैटेगरीज की बनाई है। अब इनको हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन उसके पहले डिटेल में देखने के पहले हम यहाँ पे वन शॉट देख लेते हैं, एक लाइन में क्या है मामला। तो एक तो आपको याद ये रखना है कि कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख से ऊपर का एक दिन में एक ही पर्सन से नहीं कर सकते, है ना। दूसरा, हम किसी एक पर्सन से एक दिन में लोन नहीं ले सकते 20,000 या उससे ज़्यादा का। फिर तीसरी बात, एक साल में ये तो कर ही नहीं सकते। अब ये कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहले हम 2 की बात करते हैं, इन दोनों की। यदि हमने एक साल में कैश डिपॉजिट किया एफडी के तौर पे या सेविंग अकाउंट में, तो जो बैंक होगा उसको ये कहा गया है कि आप जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको आप रिपोर्ट करेंगे।
यदि किसी व्यक्ति ने एक साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा का कैश डिपॉजिट किया है एफडी के तौर पे या अपने सेविंग अकाउंट में, तो उसकी रिपोर्ट किसके पास चली जाएगी? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चली जाएगी। अब जाने में कोई दिक्कत नहीं है, जाने में दिक्कत नहीं है। कब? जबकि आपके पास इतनी इनकम होती है कि 10 लाख रुपए उसके हिसाब से ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। लेकिन अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है, आप टैक्स पे ही नहीं करते हैं, तब भाई 10 लाख कहाँ से आ गए, है ना? तब क्वेश्चन किया जा सकता है। अदरवाइज 10 लाख हो, 20 लाख हो, 50 लाख हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिक्कत मात्र तब है जब जिस आप लेवल पे आते हैं, है ना, आप इनकम टैक्स पे करने के जिस लेवल पे आते हैं उसके साथ जो डिपॉजिट किया गया है अमाउंट वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उससे कहीं ज़्यादा तो नहीं चला गया, तब जा करके क्वेश्चनिंग हो सकती है आपसे। वो क्वेश्चनिंग का फिर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चनिंग हो गई तो गड़बड़ हो गई, क्या नहीं, आपके पास अगर वैलिड आंसर है कि यहाँ से पैसे आ गए, इससे ले लिए, उसने हमें पैसे दिए, तो आपके पास वैलिड रीजन, आप वैलिड रीजन बता दीजिए। ऑनलाइन क्वेश्चन आता है, ऑनलाइन आंसर कर देंगे, और यदि वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो हो गया, बस यहाँ पे ये जो क्वेश्चनिंग हो रही थी खत्म। अब इसके बाद अगला है कि प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। तो 30 लाख से अगर कम का है तब तो किसी की इसमें कोई नज़र नहीं जाएगी, कहीं कोई रिपोर्ट नहीं जाएगी, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार कहीं कोई रिपोर्ट नहीं भेजेगा। लेकिन यदि 30 लाख से ज़्यादा का प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो रहा है तो फिर इनकम टैक्स के पास ये रिपोर्ट करना होगा प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को। तो इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दिक्कत तभी है जब आप टैक्स स्लैब जो आपका है वो या तो नहीं है टैक्स स्लैब, या तो आप मान लीजिए टैक्स पे ही नहीं कर रहे हैं, आपके पास इतनी इनकम ही नहीं है, या टैक्स स्लैब आपका मान लीजिए कम है और आपने जो ट्रांसफ़र किया वो करोड़ों का है, टैक्स स्लैब मान लीजिए कम है आपका, लेकिन जो आपका यानी जो इनकम आप शो कर रहे हैं वो काफ़ी कम है और जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा का है, तब इनकम टैक्स की तरफ से क्वेश्चनिंग होगी कि भाई कहाँ से आए ये प्रॉपर्टी, आपने खरीद लिया, कहाँ से आए पैसे आपके पास, या आपने बेच दिया तो फिर आप टैक्स दीजिए इसमें, है ना। अब इसके बाद अगला ये है कि 1 जनवरी 2022 से आरबीआई के अकॉर्डिंग यदि आप अपने एटीएम से एक महीने में 5 बार से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हो, चाहे वो पैसे आप निकालने के लिए ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एटीएम के पास जा रहे हो, या फिर आप अपना कुछ इन्फॉर्मेशन चेंज करने के लिए, मान लीजिए पिन कोड चेंज करना है, मिनी रिसीप्ट वहाँ से निकालनी है, तो आप किसी भी तरीके से यदि आपने एटीएम का यूज़ किया वो 5 में ही काउंट होगा। तो 5 के बाद छठी बार जब आप पैसे निकालोगे तो आपके अकाउंट से 21 रुपये कट जाएंगे। अब इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या बोला कि कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख की लिमिट है, उससे ज़्यादा का कैश ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो अगर किया इससे ज़्यादा का तो फिर क्वेश्चनिंग होगी इनकम टैक्स की तरफ से कि भाई कहाँ से आए पैसे, ये आप ये पैसे ऑनलाइन क्यों नहीं इसको आप रिसीव कर रहे हो, तो ये अलाउ नहीं है, पहली बात। अब ये कहाँ मेंशन है? ये इनकम टैक्स के सेक्शन 269 ST में है। इसको अपने जीएस के हिसाब से बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है ना, ये मैंने वैसे ही रेफरेंस के लिए दे दिया है। अब ये जो सेक्शन है इसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया था पिछले साल 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में, जब कोविड पैंडेमिक का टाइम था। तो उस टाइम पे क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो बिल पे करना था वो 2 लाख से ज़्यादा का भी था, तो उस टाइम पे इमरजेंसी का टाइम था, तो इसलिए इसमें रिलैक्सेशन दिया गया था। तो उस टाइम पे जो भी पेशेंट था उस पेशेंट का आधार कार्ड और पैन कार्ड का कॉपी, और जो व्यक्ति उस पेशेंट के साथ है जो पैसे जमा कर रहा है, उन दोनों के ही आधार और पैन का जो कॉपी है वो सबमिट करना होता था। और अगर पेशेंट का वो डायरेक्ट रिलेशन में नहीं आता है तो दूर का रिलेशन में तो बताना होगा कि क्या उसका रिलेशन है, कोई अगर अदर पर्सन है तो। फिर इसके बाद
एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप किसी ज्वेलरी शॉप पे गए और आपने 3 लाख का ज्वेलरी परचेज किया और आप एक ट्रांजेक्शन में, सिंगल ट्रांजेक्शन में 3 लाख रुपए अगर दुकान वाले को दे दो तो मना कर देगा कि भाई ऐसे नहीं चाहिए मुझे, आप चेक में दे दीजिए, 30 लाख दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट कार्ड से दे दीजिए, डेबिट कार्ड किसी का भी यूज कर लीजिए, लेकिन कैश मत दीजिए। उसी को मना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक्शन होता है, अगर क्वेश्चनिंग होती है तो उससे होगी जो रिसीव किया है, देने वाले पे नहीं होगी, रिसीव करने वाले पे होगी। तो इसलिए उसी को मना करना होगा। तो इस तरीके से आप अपने क्लोज रिलेटिव से भी 2 लाख रुपए एक दिन में नहीं ले सकते हो। एक दिन में, यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, सिंगल डे की बात चल रही है। फिर इसके बाद और एक पर्सन से, है ना, अलग अलग पर्सन से लिया जा सकता है। फिर इसके बाद अगर हम लोन की बात करें तो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या किसी दोस्त से भी हम कोई भी लोन जो 20,000 से ज़्यादा का है या 20,000 का है, वो कैश में नहीं लिया जा सकता। बैंकिंग चैनल के थ्रू कितना भी लिया जा सकता है, 20,000 या 20 लाख, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसको हम कैश में नहीं ले सकते। यहां तक कि अगर रीपेमेंट है तो ये भी नहीं किया जा सकता। मतलब मान लीजिए कि मैंने अपने दोस्त से 15,000 रुपये ले रखे हैं, अब उससे मैं कह रहा हूँ 10,000 रुपये और दे दो, तो 10,000 रुपये लेने के बाद अब जो टोटल अमाउंट होगा वो कितना हो जाएगा, वो 25 हो जाएगा। तो ये भी मैं कैश में नहीं ले सकता। वो जो 5,000 का है उसको, जो मैं उससे 10,000 और ले रहा हूँ, मैं कहूँगा कि इसको तुम बैंकिंग चैनल के थ्रू मेरे को दे दो, ठीक। तो ये इसका मतलब है। फिर इसके बाद ये बात हमने पहले ही कर ली है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, रिसीवर की, कि वो कैश एक्सेप्ट ना करे। अगर मान लीजिए एक्सेप्ट किया और उसके पास जहां से उसने लिया है ना, उसके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है, कि वो पेमेंट कहाँ से आया, उसको हिसाब किताब नहीं दे पा रहा है, तो पेनाल्टी लगेगी वो जितना अमाउंट रिसीव किया गया उसके बराबर की लगती है। 50,000 मान लीजिए आपने कैश किसी से ले लिया कि भाई मेरे को 50,000 दे दो, 1 महीने में लौटा देंगे आपको, ठीक है। तो अब आपने 50,000 उससे लिए, तो आपने किस काम के लिए लिए हैं, कहाँ पे आपके खर्च हो रहे हैं, ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। अदरवाइज जो पेनल्टी लगता है वो कितना रहेगा, वो उतने ही अमाउंट का रहेगा जितना आपने लिया है। फिर इसके बाद अगर कोई ये कहे कि नहीं हम अभी पैसे लिए हैं और उसके बाद हम बैंक में जमा ही करने वाले हैं, तो नहीं, ये भी अलाउ नहीं है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि आपने लिया और फिर आप बाद में कह रहे हो कि हम जमा कर देंगे बैंक में, नहीं, ऐसे नहीं है। फिर इसके बाद जो बिजनेस मैन है ना, जिनका बिजनेस है, और बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जिसमें कि 2 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर जाता है पैसा, एक दिन का जो उनका कलेक्शन होता है, तो बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें इससे ज़्यादा एक्सीड करते हैं, तो वहाँ दिक्कत नहीं है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रहे हों, गुड्स सर्विस की सेलिंग की जा रही है, वहाँ पे ये चीज़ नहीं, वहाँ के लिए नहीं है ये। फिर इसके बाद अगला जो रूल था वो क्या था, एफडी या सेविंग बैंक अकाउंट के लिए था। तो देखिए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, इसने बैंक को ये कहा है, ये इनकी डायरेक्शंस हैं कि भाई यदि कोई व्यक्ति एक साल में 10 लाख रुपए का एफडी कैश ट्रांजैक्शन के थ्रू, ये कैसे भी 10 लाख का अगर एफडी करा रहा है, तो आपको रिपोर्ट करना होगा, किसको, बैंक को रिपोर्ट करना होगा इनकम टैक्स को। अब बस रिपोर्ट करने का ये मतलब नहीं होगा कि एक्शन हो जाएगा उस व्यक्ति के खिलाफ, उसे क्वेश्चनिंग की जाएगी, है ना, और यदि वो सेटिस्फाई कर रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, मतलब मान लीजिए कि वो
टैक्स पे ही नहीं करता है, किसी टैक्स लाइफ में आता ही नहीं है, और 15 लाख रुपए का एफडी हो रहा है, तो ये 15 लाख आए कहाँ से, क्वेश्चन होगा ना। तो 15 लाख आए कहाँ से, ये आपको बताना पड़ेगा। और बता देते हैं, अगर आप बता देते हैं सही तरीके से क्या है और लीगल सोर्सेज से चीज़ें हो रही हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कहाँ दिया हुआ है, इनकम टैक्स के सेक्शन 285BA 114E, इन दोनों जगहों पे इसकी बात आती है। ये भी बहुत हमें याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ जनरल स्टडी के हिसाब से पढ़ रहे हैं, हम सीए के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, हम लॉ के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम जनरल स्टडी के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो हमें बस ये मोटा मोटा एक जो आइडिया है वो दिमाग में रखना है कि कौन कौन से रूल्स हैं कैश डिपॉजिट को लेकर के। फिर इसके बाद मान लीजिए कि किसी ने अपने, अच्छा यहाँ पे एक बात है कि जो रिन्यूअल होगा जो, उस पे ये बात नहीं है कि हमारी पिछले साल आपने 5 लाख का डिपॉजिट था, इस साल आपका 8 लाख का है, तो अब यहाँ पे ये बात नहीं रहेगी, है ना। 13 लाख हो गया, एक्सीड कर रहा है, लेकिन एक साल की बात चल रही है और रिन्यूअल में नहीं है ये। फिर इसके बाद सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने बैंक को ये भी मैंडेटरी किया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा एक साल में अपने अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में डालता है, करंट अकाउंट की बात नहीं चल रही, करंट अकाउंट की और टाइम डिपॉजिट जो होते हैं उनकी बात नहीं चल रही है, वो इसमें नहीं आते, क्योंकि ज़्यादातर बिजनेसमैन के होते हैं, तो वहाँ पे तो इतना ट्रांजैक्शन हो ही जाता है, वहाँ इतना डिपॉजिट हो ही जाएगा। ये नॉर्मल जो सेविंग अकाउंट होते हैं, जो सैलरीड पर्सन होते हैं, उनकी बात चल रही है। तो वहाँ 10 लाख से ज़्यादा का अगर डिपॉजिट हुआ है, तो अगर आप टैक्स स्लैब में भी नहीं आ रहे हो मान लीजिए, तो क्वेश्चनिंग हो जाएगी। या अगर टैक्स स्लैब में आ भी रहे हो और उसके हिसाब से जो ये अमाउंट है काफ़ी ज़्यादा है, तो भी क्वेश्चनिंग हो जाएगी, कहाँ से आए इतने पैसे। और अगर आप उनको सेटिस्फाई कर देते हैं कि हाँ हमारे पास लीगल सोर्स से इसी तरह से पैसे, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन, तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार को टैक्स अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा यदि कोई व्यक्ति 30 लाख से ज़्यादा का कोई अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई अपनी प्रॉपर्टी, अगर मान लीजिए प्लॉट उसने बेच दिया और या फिर उसने परचेज किया, सेल किया या परचेज किया, दोनों केस में टैक्स अथॉरिटीज़ को बताना होगा, इन्फॉर्म करना होगा। और टैक्स अथॉरिटीज़ को अगर लगता है कि ये जो इसका टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है एटीएम से रिलेटेड जो रूल, वो ये है कि आरबीआई के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 2022 से यदि कोई व्यक्ति अपने एटीएम का यूज़ 5 बार से ज़्यादा करता है एक महीने में 5 बार आप कर लें, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपका चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 5 बार से ज़्यादा का हुआ, तब हर ट्रांजैक्शन में 21 रुपये आपके कट जाएंगे। अब ये जो बैंक को यूज़ करना है, ये फिनेंशियल तरीके से भी, एटीएम का जो यूज़ करना है, ये फिनेंशियल तरीके से भी हो सकता है, नॉन फिनेंशियल भी। नॉन फिनेंशियल जैसे कि अगर आप जो अपनी डिटेल्स है उसमें कुछ चेंज करने के लिए आप एटीएम का यूज़ कर रहे हैं, आप बैलेंस जाके पता कर रहे हैं, मिनी स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं, पिन चेंज कर रहे हैं, किसी भी तरीके का, है ना, चेकबुक का रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप किसी भी पैसे निकालने के अलावा भी अगर एटीएम यूज़ करते हैं, तो ये भी क्या माना जाएगा कि आपने एटीएम यूज़ कर लिया अपना, वो 5 में फिर काउंट होगा। तो इस तरीके से ये कुछ गवर्नमेंट के कुछ हमने रूल्स देख लिए। अब हम बात करते हैं कैशलेस इकोनॉमी या लेस कैश इकोनॉमी। मान लीजिए 3 मार्क के हिसाब से क्वेश्चन आ गया, तो हमें इतनी बात लिख देनी है, क्या, एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें कि चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल पेमेंट, इन सब डिजिटल मीन्स से पेमेंट होता है, तो इसको कैशलेस इकोनॉमी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि पेपर नोट्स या कॉइन्स का, यानी कि सर्कुलेशन ऑफ कैश जो होता है वो कम हो जाता है,
और इससे क्या हो जाती है, ट्रांसपेरेंसी हो जाती है, क्योंकि ब्लैक मनी फिर इसमें जनरेट ज़्यादा नहीं हो पाएगा, कम होता जाएगा। और क्योंकि जैसे जैसे लोग मोबाइल फ़ोन ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो फिर जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है वो भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। अब गवर्नमेंट भी यही चाहती है, क्योंकि जो लोग टैक्स पे करते हैं उनका जो परसेंटेज है वो बहुत कम है, और गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स पे करने के दायरे में आने चाहिए, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफ़ी लोग हैं जो कि टैक्स देते ही नहीं हैं और उसकी जानकारी गवर्नमेंट को होती ही नहीं है। तो यदि सबको ऑनलाइन मोड से कनेक्ट कर दिया जाए तभी उनको ट्रैक करना, उनको चेक करना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ये गवर्नमेंट की अब एक तरह से पॉलिसी बन गई है कि वो करप्शन को कम करने के लिए, ये एक मेजर रीज़न है, वो जो ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है उसको डिस्करेज कर रही है। फिर ये भी है कि पैसे छापना, पैसे को बांटना, है ना, प्रिंटिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों में ही क्या लगते हैं, पैसे लगते हैं, तो ये एक्सपेंसिव चीज़ है, तो ये भी एक रीज़न है। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है तो उसने बहुत सारे मेजर्स को अनाउंस किया है जिससे कि डिजिटल पेमेंट को प्रमोट किया जा सके, और इस तरीके से जो कैश ट्रांजैक्शन है सेम सर्विस के लिए जो होता है तो उसको ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सके और कैश से भी ज़्यादा अफोर्डेबल बना दे, ये गवर्नमेंट की कोशिश है। तो अब गवर्नमेंट ने इस दिशा में क्या क्या किया है वो देख लेते हैं। तो देखिए, पहली बात तो ये कि कंट्री में जो ट्रांजैक्शन प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसमें जो लगभग 90 to 95% जो ट्रांजैक्शन है वो कैश बेस्ड है। तो इससे क्या है कि इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है वो डेवलप हो जाती है, और यहाँ से गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होती है टैक्स को कलेक्ट करने में। इस वजह से अब गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसका एक अल्टीमेट जो गोल है वो क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इसमें एक तो 2014 से इन्होंने ओपनिंग किया जनधन अकाउंट, ये एक इन्होंने बड़ा टास्क लिया। फिर दूसरा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये एक बड़ा टास्क। फिर रुपे कार्ड का यूज़ करना, और जो जिनके पास अनडिक्लेयर्ड मनी है, ब्लैक मनी है, वो लोग वॉलंटरी तरीके से उसको डिस्क्लोज कर सकते हैं, लेकिन उनको 50% तक टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास 500 करोड़ रुपए हैं, है ना, आपने गवर्नमेंट से छुपा करके 500 करोड़ रुपए बना लिए हैं स्विट्जरलैंड के बैंक में मान लीजिए, तो आप ऐसा है कि 250 करोड़ गवर्नमेंट को दे दीजिए। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि हमेशा मतलब कभी भी आप ऐसा कर सकते हो, गवर्नमेंट टाइम पे ऐसे ड्यूरेशन देती है कि भाई देखिए, मान लीजिए 2016 में उन्होंने कहा, तो फिर वो 5 से 6 महीने का टाइम देंगे कि देखो ये टाइम है, जितने भी चोर टाइप के लोग हैं जो पैसे चुरा के रखे हुए हैं तो वो लोग अपना बता सकते हैं, उसमें 50% उनका टैक्स कट जाएगा, बाकी का जो रहेगा उसमें भी 25% कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट के पास रखना पड़ेगा, मान लीजिए 5, 6, 7, 8 साल के लिए, उसके बाद फिर आपको वापस मिल जाएगा। तो इससे क्या है कि फिर भी काफ़ी बच गया, 500 मान लीजिए 400 करोड़ था, 400 में से 200 तो दिए टैक्स के, बचे 200, उस 200 में से भी फिर आपने कुछ गवर्नमेंट को दे दिया, कुछ तो आपके पास बच ही जाएगा, एक ये भी है। फिर इसके बाद डीमोनेटाइजेशन जो गवर्नमेंट ने किया, ये बहुत बड़ा स्टेप था कैश ट्रांजैक्शन वाली इकोनॉमी से कैशलेस इकोनॉमी की तरफ जाने के लिए। और इसने जो डिजिटल पेमेंट मोड है इसको बहुत तेजी से बढ़ा दिया। फिर इसके बाद इसके अलावा फिनेंस मिनिस्टर ने ये भी इनका एक प्रपोजल था कि टीडीएस जो है तो लगाया जाए। यदि कोई बिजनेस बॉडी, कोई पर्सन यदि 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल कर रहा है तो फिर उसमें टीडीएस लगाया जाए, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो ये टीडीएस वाली जो बात है ये भी क्या कर रही है, कैश विड्रॉल
को डिस्करेज कर रही है। फिर इसके बाद ये एक देखिए, गवर्नमेंट ने 2016 में अनाउंस किया कि जो लोग भी प्लास्टिक मनी यूज़ करेंगे, माने अपना डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं किसी पेट्रोल पंप में पेट्रोल या डीजल को परचेज करने में, तो उनको एक डिस्काउंट दिया जाएगा। कितने का? 0.7% का। जो सेल प्राइस होगा उसका 0.7% का उनको क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे क्या है, लोग मोटिवेट होंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर क्या करें, वो प्लास्टिक मनी यूज़ करें, कैश ना दें पेट्रोल पंप में। हालांकि 2018 में इसको कट करके कितना किया गया? 0.25%, बट इतना भी है। फिर इसके बाद कि डिजिटल पेमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रूरल एरियाज में, उसको एक्सपैंड करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी स्टेप लिया। और वो क्या है? वो ये है कि जो 1 लाख गांव हैं, 1 लाख जो गांव हैं, वहाँ हर गांव में 2 POS मशीन यानी पॉइंट ऑफ सेल्स मशीन जो होती है, जो स्वैप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ये लगाएगी गवर्नमेंट। अब ये कहाँ लगाया जाएगा? जो मिल्क सोसाइटीज़ होती हैं या जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं या जो एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स होते हैं, वहाँ ये लगाया जाएगा। तो इस तरीके से लगभग 75 करोड़ जो जनता है वहाँ तक डिजिटल मीन्स डेवलप हो जाएगा। यानी हम उन लोगों को कैशलेस इकोनॉमी की तरफ पुश कर देंगे। अब देखिए, बात करें अगर वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो नो डाउट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ डिजिटल इकोनॉमी का प्रोपोर्शन तो हमसे ज़्यादा ही है। लेकिन अगर केनिया और नाइजीरिया जैसे कंट्री की भी बात करें ना, तो वहाँ भी हमारे कंपैरिजन में, हमारे कंट्री के कंपैरिजन में वहाँ भी डिजिटल पेमेंट जो है वो ज़्यादा हो चुका है, जबकि वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। तो वहाँ की जो महिलाएं हैं, उन्होंने जब ये मोबाइल बैंकिंग का यूज़ करना ज़्यादा कर दिया, तो इस वजह से वहाँ की जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं वो भी काफ़ी एडवांस हो गई। हाँ, और कॉस्ट कटिंग हो गया, कॉस्ट कम होने लग गया और सेविंग्स भी वहाँ पे ज़्यादा होने लग गई। तो इसलिए भारत में तो बात ही क्या करें, 65% की जो जनता है उसकी एज 35 से कम है, यानी इतना तो यूथ हमारे पास है। और ये यूथ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो इसको मतलब इसकी जो पावर है उसको तो वो तो सब लोग जानते हैं कि भाई हमें टेक्नोलॉजी वाले फील्ड में तो हम कम हैं ही नहीं। अब यहाँ का तो जो गरीब आदमी है, जो इलिटरेट आदमी है, वो भी अपना जो वोट हम लोग देने जाते हैं तो वो भी हम EVM के थ्रू ही देते हैं। तो जब सब कुछ इतना चल रहा है टेक्नोलॉजी वाला काम, तो फिर इसमें डिजिटल इकोनॉमी क्यों नहीं की जा सकती? डिजिटल इकोनॉमी के मोड में क्यों नहीं आया जा सकता है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन हाँ, इसके लिए जो काम करना होगा वो होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इंटरनेट फैसिलिटी के तो ये हो ही नहीं सकता ना। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो ज़रूरत है वो क्या है? इंटरनेट। और लोगों का फिर जो डर है, जो उनका मिसट्रस्ट है, जैसे अभी हमने ऊपर एक केस डिस्कस किया जो IAS ऑफिसर वाला था, तो इस तरह की जो इंसिडेंट होते हैं इससे लोगों को भरोसा, थोड़ा सा फेथ नहीं बन पाता है। तो इसको भी लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है, उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है सारी बातें, तो ये चीज़ फिर कम होगी।